नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सभी। आज हम जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई और अजमेर के चौहान हमने पढ़े थे। आज हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। अब पीछे वाली क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय था वो क्या कहलाता था? राजपूत युग कहलाता था। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, उससे 4 योद्धा उत्पन्न किए थे, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और मोणोत, नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने भी इस मत का समर्थन करते हैं। और इनको विदेशी कौन बताता है? शक और सीतियन तो टोड और हुणों की संतान स्मिथ बताते हैं और कुषाण जाति के कनिंगम बताते हैं। और वैदिक आर्यों की संतान बताया था सीवी वैद्य और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और ब्राह्मण कौन बताते हैं? बिजोलिया शिलालेख और सुंदा माता अभिलेख और कायम खां रासोगणित के आधार पर भंडार कर इनको चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। अब पढ़ेंगे अजमेर के चौहान या सांबर के चौहान। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्स यानी सांबर के आसपास का क्षेत्र था और इन्हें शाकंभरी या सांबर के चौहान कहे जाते थे। और इनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर यानी वर्तमान नागौर। और इसके बाद में इन्होंने सांबर और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान जो चौहान वंश के संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहे जाते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया और इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर। और कहा जाता है कि प्रारंभ में जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। जो गुवक प्रथम हुए थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता अस्वीकार कर दी थी। और गुवक प्रथम थे वो दुर्लभ राज के पुत्र थे, जो नाग भट्ट जो प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय के सामंत थे। और गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर यानी सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया। जो मोस्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। इनके बाद आए थे विग्रहराज द्वितीय। प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी शासक हुए थे विग्रहराज द्वितीय। ये भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशा पूरा माता का मंदिर बनवाया था। इनके बाद आए थे गोविंद राज तृतीय। पृथ्वीराज विजय में इन्हें बेरीघट यानी शत्रु का संहारक कहा गया है। इनके बाद आए थे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जिसके रचयिता जयानक है उसके अनुसार 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इनके बाद आए थे अजय राज चौहान जो 1113 ईस्वी में अजय मेरू यानी अजमेर की स्थापना की और सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। और अजय देव व अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। अरुणोराज जिनका समय था 1133 से 1155 ईस्वी। इन्होंने चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। और इनकी उपाधियां थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, देवबोध और धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान थे। और इनकी हत्या इनके बड़े पुत्र जगदेव चौहान द्वारा की गई थी, जो चौहानों का पितृहंता कहा जाता है जगदेव चौहान। अरुणोराज के 4 पुत्र हुए जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपार गांगे और सोमेश्वर। विग्रहराज चतुर्थ इनका जो समय था वो चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने चालुक्य शासक कुमारपाल से नाडोल यानी पाली, नागौर, चित्तौड़ व जालोर क्षेत्र जीत लिए थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हुए थे ललित विग्रहराज, बीसल देव रासो। और इन्होंने खुद ने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। और इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला यानी सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था, जहां 2.5 दिन का उर्स। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा और 2.5 दिन का उर्स इस ऐसे याद रख सकते हो। तो ये पंजाब साह पीर का 2.5 दिन का उर्स यहाँ लगता है। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक व ललित विग्रह राज ग्रंथ की लाइनें अंकित है।
और इनके बाद आए थे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, और इनके बाद आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका समय था 1177 से 1192 ईस्वी। इनके पिता थे सोमेश्वर, माता या सरस्वती कर्पूरी देवी, और सेनाध्यक्ष थे भुवनमल, और मुख्यमंत्री कदमवास या केमास कहा जाता है, जो पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था। 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे, और इनके नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया, जिसे इन्होंने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम पिथौरागढ़ कर दिया था। भंडारकों का दमन किया था 1182 में, महोबा विजय की थी 1182 में, और चालुक्यों पर विजय प्राप्त की थी 1184 ईस्वी में। फिर आता है कन्नौज। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया था। फिर हुए थे तराइन के 2 युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके बाद में हुआ था 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोलकर शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मरवा दिया था। 4 बांस, कौन सा था वो दोहा? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान। इनमें सबसे पहले आते हैं गोविंदराज चौहान, जिनका समय था 1194 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान के ये पुत्र थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें क्या किया था? रणथंबोर की जागीर दी थी। किसने दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंबोर की जागीर दी थी। रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक थे ये गोविंदराज चौहान। इसके बाद में आते हैं वीर नारायण। इनके समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और इनको धोखे से दिल्ली बुलाया था और वहां उनको क्या किया था? मरवा दिया था। फिर हुए थे वाघभट्ट। दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंबोर आक्रमण को विफल किया था वाघभट्ट ने। इसके बाद में आए थे जेतर सिंह। नासिरुद्दीन के रणथंबोर आक्रमण को विफल किया था जेतर सिंह ने। किसके आक्रमण को? नासिरुद्दीन के आक्रमण को, जो रणथंबोर पर आक्रमण किया था उसको विफल किया था। इसके बाद में पढ़ते हैं हमीर देव चौहान। इनका समय था 1282 से 1301 ईस्वी। रणथंबोर के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक हुए थे। रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज हुए थे। पर सबसे प्रतापी शासक कौन हुए थे? हमीरदेव चौहान थे। अपने विजय अभियान के लिए कोटिजन यज्ञ का आयोजन करवाया था, जो पंडित विश्व रूप की देखरेख में हुआ था। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया था। इसके बाद में देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाई दुर्ग पर आक्रमण करके झाई दुर्ग को जीत लिया था। कब किया था? 1290 में आक्रमण किया था और झाई दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। झाई दुर्ग की सुरक्षा करते हुए गुरुदास सैनी वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? गुरुदास सैनी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में आता है रणथंबोर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था। 1291-92 में आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग को जीत नहीं पाए। तब उन्होंने एक दोहा बोला था, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। ऐसा उन्होंने एक दोहा बोला था। इसके बाद में आता है इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फुतह में मिलता है। वह विजय जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारिक ए फिरोजशाही में। इन दोनों पुस्तकों में इस
रणथंबोर अभियान का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया था? हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह व केहब्रू भाई को शरण दी। हमीरदेव चौहान थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो मंगोल विद्रोही सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह व केहब्रू को शरण दी थी। इन दोनों भाइयों को शरण दी थी हमीरदेव चौहान ने। गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीरदेव के पास चला गया था। हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया था। किससे प्रेम हो गया था? चिमना से प्रेम हो गया था और दोनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। जब हमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया, जब हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां और नुसरत खां, किसके में? उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी और अलाउद्दीन की सेना ने झांसी दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसकी सेना ने किया था? अलाउद्दीन की सेना ने झांसी दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और हमीरदेव चौहान ने अपने दो सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। किसको भेजा? भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन की सेना को पराजित करके धर्म सिंह रणथंबोर की तरफ लौट रहे थे, तो पीछे से अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि हिंदुआट घाटी में भीम सिंह को मार देते हैं और इस का जिम्मेदार हमीरदेव किसको मानते हैं? धर्म सिंह को मानते हैं और धर्म सिंह को हटाकर उनके भाई भोज को सेनापति नियुक्त कर देते हैं। लेकिन बाद में हमीरदेव चौहान ने क्या किया? भोज को भी निकाल दिया और भोज थे वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए और उन्हें बोलते हैं कि आप रणथंबोर पर आक्रमण करने करो, ऐसा मतलब वो भोज बोलता है। अलाउद्दीन खिलजी का पुनः आक्रमण। फिर से अलाउद्दीन खिलजी भोज के कहने पर रणथंबोर पर आक्रमण करते हैं। अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए दो सेनापति भेजे, उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा और नुसरत खां को गोले से मार दिया था। तो यहाँ नुसरत खां खत्म हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का आना। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतह है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतह है। तारीख ए अल्लाई भी कहते हैं जिसको। अलाउद्दीन की सेना के साथ आया। कौन आया था? अमीर खुसरो आया था, जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने लगभग एक बरस तक रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाले रखा और दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अमीर खुसरो कहता है, सोने के 2 दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने हमीर देव के सेनापति रणमल रत्तीपाल को दुर्ग का लालच दे देते हैं और अपनी ओर मिला लेते हैं। किसको? रत्तीपाल और रणमल को अलाउद्दीन खिलजी लालच देते हैं कि ये दुर्ग तुम्हें दे देंगे और लालच देकर अपनी ओर मिला लेते हैं। फिर साका होता है 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को हमीरदेव की पत्नी थी रंगदेवी और पुत्री थी देवलदे। देवलदे और रंगदेवी ने रणथंबोर दुर्ग में पदमला तालाब में कूदकर जौहर किया था। पदमला तालाब में कूदकर जौहर किया था। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया था और यह राजस्थान का प्रथम व एकमात्र जल जौहर है। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को हमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन ने हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था। जो मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह था उसको हमीर के प्रति वफादार था, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचला देते हैं। रणथंबोर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है, आज कुफर का घर इस्लाम का
हो गया कुफर का घर, इस्लाम का हो गया रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखते हैं जो इनके साथ आए थे युद्ध में। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उल्गू खां को सौंप दिया। उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेजी थी, तो नुसरत खां को तो गोले से मार दिया था, तो अब ये दुर्ग उल्गू खां को सौंप देते हैं अलाउद्दीन। और बीजादित्य नामक कवि हमीर देव के दरबार में था। कौन था? बीजादित्य नामक कवि था जो हमीर देव चौहान के दरबार में था। वो बोलते हैं कि 17 युद्ध लड़े थे हमीर देव चौहान ने और उनमें से 16 युद्ध जीते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के कारण, कितने वर्ष शासन किया था जेतर सिंह ने? 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंभौर दुर्ग में क्या बनवाया? 32 खंभों की एक छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव चौहान के लिए कहते हैं। सिंह है सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इसके बाद में आते हैं कुछ ग्रंथ देखते हैं। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूरी का। हमीर रासो ये किसका है? 14वीं शताब्दी का है और संस्कृत भाषा का है और ये सारंगधर का है। इसके लेखक कौन है? हमीर रासो के सारंगधर है। और एक और है हमीर रासो जो जोधराज ने लिखा था और 18वीं सदी में अहीरवाटी भाषा में लिखा था। फिर आता है हमीर हट। तो हमीर हट किसका है? चंद्रशेखर का है और सुरजन चरित्र भी चंद्रशेखर का है। हमीर बंधन है अमृत कैलाश का और हमीरायण है बंडाऊ व्यास का। किसका है? बंडाऊ व्यास का। नाडोल के चौहान। शाकंभरी के चौहानों के बाद प्रथम चौहान राज्य था। संस्थापक थे लक्ष्मण चौहान 960 ईस्वी। शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र था और नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंतसिंह को पराजित किया। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने किसको? मेवाड़ शासक थे सामंतसिंह को पराजित किया और मेवाड़ राज्य को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया और नाडोल के चौहानों को जालोर के चौहानों में विलीन हो गए। ये दोनों नाडोल और जालोर के चौहान एक दूसरे में विलीन हो गए थे। अब आते हैं जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के जो चौहान थे वो सोनगरा चौहान कहलाते थे। इनके संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। समय था 1181 ईस्वी का। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमारों से छीना। किससे छीना था जालोर को? परमारों से छीनकर जालोर पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? कीर्तिपाल चौहान ने। और किससे छीना था? परमारों से। और जालोर पर अपना अधिकार कर लिया। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और जालोर किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। जालोर का नाम जाबालीपुर और जालोर किले का नाम मिलता है सुवर्णगिरी। सोनगढ़ पर्वत से इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान हो जाता है। किसका? सोनगढ़ पर्वत से इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान हो जाता है। फिर आते हैं उदेसी। इनका समय था 1205 से 1257 ईस्वी तक। इल्तुतमिश से मंडोर व नाडोल छीन लिए, जिस कारण इल्तुतमिश ने 1228 में जालोर पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश से मंडोर और नाडोल छीन लिया था, जिसके कारण इल्तुतमिश क्या करता है? जालोर पर आक्रमण करता है 1228 ईस्वी में। इसके बाद में आते हैं चाचिक देव जो 1257 से 1282 थे। इनके समय दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन इनके समकालीन थे। फिर भी इनके समय कोई आक्रमण नहीं हुआ था चाचिक देव चौहान के समय। इसके बाद में आते हैं कानड़ देव चौहान। इनका समय था 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़ देव प्रबंध, इनका नाम भी देव है, कानड़ दे है, सिर्फ इनकी वो ग्रंथ है वो कानड़ देव प्रबंध
ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। जालोर के शासक अखेराज का दरबारी था। पद्मनाथ नाभ था, वो कौन थे? जालोर के जो शासक अखेराज के दरबारी थे। उसके अनुसार 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्गू खां व नुसरत खां ने गुजरात अभियान के लिए क्या मांगा था? रास्ता मांगा था। क्या मांगा था? रास्ता मांगा था। किस किसने मांगा था? जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उल्गू खां और नुसरत खां, और वो गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे और कानड़देव चौहान से रास्ता मांगते हैं। कानड़देव ने रास्ता देने से मना कर दिया और कानड़देव ने के मुख्यमंत्री जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला करके उसे क्या कर दिया? हरा दिया था। मुहणोत नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की कौन थी? पुत्री थी फिरोजा, कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से शादी करना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा और कानड़ देव चौहान के पुत्र थे वीरम देव। तो वीरम देव से फिरोजा शादी करना चाहती थी, परंतु वीरम देव ने अलग धर्म होने के कारण क्या कहा? शादी करने से मना कर दिया था वीरम देव ने। अलाउद्दीन का सिवाना अभियान 2 जुलाई 1308। 2 जुलाई 1308 अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सेनापति कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया था। सिवाना का सेनापति सातल देव जो कानड़ देव का भतीजा था। देशद्रोही भावला परिवार ने सिवाना किले के पानी में गोमांस मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया था। देशद्रोही भावला परिवार जिन्होंने क्या किया था? किले के पानी में गोमांस मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया था। अलाउद्दीन के सेनानायक नाहर खां तथा भोज मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनानायक थे नाहर खां और भोज मारे जाते हैं। सातल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रख दिया था। क्या रखा था? सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद दुर्ग रख दिया था। खेराबाद रखा था। और दुर्ग किसको सौंप देता है? कमालुद्दीन गुरुग को ये दुर्ग सौंप देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान, जालोर का जो अभियान था वो 1311 ईस्वी का है। कानड़ देव के पुत्र वीरम देव सोनगरा एवं छोटे भाई मालदेव ने अलाउद्दीन की सेना को मेड़ता तक खदेड़ा एवं सेनापति शम्स खां एवं उसकी बेगम को बंदी बना लिया था। कानड़ देव के सेनापति धाइया राजपूत बीका ने शत्रु सेना को जालोर दुर्ग के जो जालोर का दुर्ग था उस तक सुरक्षित पहुंचने का क्या बता देते हैं? रास्ता बता देते हैं। धाइया राजपूत बीका क्या करते हैं? जो कानड़ देव के सेनापति थे वो जालोर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता उनको बता देते हैं। धाइया बीका की हत्या उनकी पत्नी हीरादे कर देती है। कौन करता है? उन्हीं की पत्नी हीरादे उनकी हत्या कर देती है। कानड़ देव वह उसका पुत्र बीरम देव सोनगरा अलाउद्दीन की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव अलाउद्दीन के साथ युद्ध करते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कानड़ देव की रानी जेतल देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। क्या रखा था? जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा था। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ बीरम देव सोनगरारी बात व हमीरायण में भी मिलता है। कानड़ देव के भाई मालदेव, कानड़ देव के भाई थे मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ के किले का भार सौंपा गया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहान। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहान। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।